जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कनाडा वाली सीरीज पे बड़ी मिश्रित सी प्रतिक्रिया आई है दर्शकों की। कुछ पंजाबी दर्शकों ने तो बहुत बुरा माना है, बहुत उनको बुरा लगा। उनको लगा कि मैं अनावश्यक जो है पंजाबी समाज के ऊपर छिटाकशी कर रहा हूँ या दोषारोपण कर रहा हूँ या मैं उनकी मतलब बुराई आलोचना कर रहा हूँ, अनावश्यक आलोचना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, जो भी लोग कनाडा जा रहे हैं भारत छोड़ के वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, इससे दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और भारत के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि यहाँ पर 25-50 लाख रुपए लगा के भी कोई बिजनेस काम धंधा नहीं किया जा सकता। इसलिए कनाडा जाना ही सर्वोत्तम रास्ता है। और कनाडा जाके तो साहब वहाँ पे तो पैसे पेड़ पे लगते हैं और वहाँ जाते ही आदमी डॉलर तोड़ तोड़ के जो है वो पीछे पेरेंट्स को घर भेजने लगता है। तो ना, एक तो हमारे ये अक्सर लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर ये पंजाब में इतना क्रेज क्यों है विदेश में सेटल होने के प्रति। तो सब उसका एक कारण है कि ये देखते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। असल में होता क्या है कि एक व्यक्ति जो चला गया, विदेश जाके सेटल हो गया, एनआरआई बन गया, वो फिर कुछ सालों में कुछ लोग जो है ना बड़ा अच्छा पैसा, बहुत मोटा पैसा यहां भेज देते हैं। कुछ लोग यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां बनवा लेते हैं, उनके पेरेंट्स जो है बड़े ऐश अय्याशी के साथ रहने लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि ना ना भाई पैसे आ रहे हैं, इसलिए वहाँ तो बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ओपनिंग्स है और वहाँ तो सब कुछ बहुत आसान है। बस आप गए और वहाँ जाते ही आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए और उसके बाद आप करोड़पति हो गए। पर साहब, जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ जाके वो जो लोग वहाँ जाते हैं ना, वो फर्स्ट जनरेशन पूरी तरह अपने आप को जब वहाँ एकदम गला देती है ना, मिट्टी में मिला देती है, तब जाके वहाँ वो अपना सर्वाइवल, अपने को सर्वाइव करने लायक वहाँ बना पाते हैं। और वो वहाँ से दिन रात मेहनत करके 18-18 घंटे काम करके वहाँ डॉलर्स कमाते हैं। और बात यह कि साहब $1 होता है, कैनेडियन डॉलर होगा तो 60 रुपये का होगा, अमेरिकन होगा तो 75 रुपये का होगा। तो वो $1 जब यहाँ रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो उनको लगता है अगर $1000 भी भेज दिया तो 75,000 रुपये भेज दिए। तो यहाँ जो माँ बाप बैठे होते हैं ना, उनको लगता है कि 75,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है। मैं यहाँ पे एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिन्होंने अपने बेटे को आज से करीब 20-25 साल पहले, जब वो बहुत छोटा बच्चा था, 16-17 साल का था, और उन दिनों विदेश जाना भी बहुत आसान था, इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी और वो सब बातें थी। तो उस ज़माने में उसको यूके भेज दिया था। तो वो बेटा जो है वहाँ जो भी कुछ कमाता था वो अपने पिताजी को यहाँ भेज देता था। तो पिताजी ने इतने शानदार एक तो महल नुमा कोठी बनाई साहब जलंधर में, और उसके बाद वो जो पैसे वो लड़का भेजता था उसको यहाँ ब्याज पे चढ़ा के और बड़े मतलब पूरी ऐश अयाशी फुलटू मस्ती के साथ रहते थे। तो मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि एक बार वो उनके घर गए। तो जब वो उस व्यक्ति के घर गए तो वो आदमी अनार का भर के जूस का पूरा जग लेके आया, अनार का जूस का पूरा जग भर के लेके आया उनको पिलाने के लिए। तो जब वो वापस आए ना तो उन्होंने कहा कि ये इनका जो बेटा इंग्लैंड अमेरिका में जो रहता है ना, ये उसकी कमाई से ये दुनिया को यहाँ अनार का जूस पिला के ना बड़े आदमी बनने का स्वांग कर रहे हैं। फिर बाद में साहब हमें पता लगा कि वो जो बेटा था ना, वो वहाँ कितनी हार्ड तोड़ मेहनत करता था। वो बेचारा वहाँ 18-18 घंटे काम करता था। मतलब वो इतना काम करता था कि अगले की कमर टेढ़ी हो जाए, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। उस बच्चे ने सारी जिंदगी जो है 4-5 घंटे से ज़्यादा सो के नहीं देखा।
और यहाँ पे पेरेंट्स को लगता था कि वहाँ तो बड़ा इजी मनी है और बेटा हमारा जो लाखों रुपए वहाँ कमाता है और हमें भेजता है। उनको ये नहीं मालूम कि बेटा वहाँ एक पशु की तरह दिन रात खटता है, इतना खटता है कि वो मेहनत अगर आप देख लेना तो आपको हौल पड़ जाए। इतनी मेहनत करके वो बच्चा वहां पैसे कमाता था और उस पैसे से, और इनफैक्ट पेरेंट्स को ये मालूम ही नहीं था कि उनका बेटा वहां किस हालात में रह रहा है और किस हालात में कितनी कड़ी मेहनत करके वो वहां पैसे कमा के आपको भेजता है। और आप जो है यहां बड़े आदमी, रईस बेटे के रईस बाप बनने का नाटक करते हैं समाज में। लोग समझते हैं कि आप तो सब करोड़पति धन्ना सेठ हैं। आपको मालूम नहीं है कि आपकी ये धन्ना सेठ की जो इमेज आपने बनाई है ना, ये आपके वो जो डॉलर और पाउंड आपका बेटा वहां से भेज रहा है ना, वो डॉलर उसके खून के आंसुओं से भीगे हुए हैं वो डॉलर। अलबत्ता वो आंसू जो ना यहाँ तक आते आते सूख जाते हैं, तो आपको लगता है वो सूखे हुए आंसू जो ना, आपको लगता है क्या करारे डॉलर आए हैं। तब वो डॉलर इसलिए करारे हैं क्योंकि वो आपके बेटे की ना खून और पसीने और खून वाले आंसुओं से भीगे हुए डॉलर है, इसलिए करारे लगते हैं। और मैं एक बात बता रहा हूं आपको, उन बच्चों को अगर वहां आप दिन रात मेहनत करते देख लेना, तो मैं इस दावे से कहता हूं कि 99% पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेजेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि वो जो पोस्टें जो हमने वीडियो ऐसे बनाए, तो उसके नीचे ना बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि ना यहाँ तो कोई, इंडिया में तो कोई अपॉर्चुनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वो कहता है कि हम बहुत ही गरीब लोग हैं जी, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर मेरे बाप ने 20 लाख रुपए खर्च करके मुझे कनाडा भेज दिया। मतलब 20 लाख रुपए खर्च कर, मतलब उसके बाप ने मैनेज कर लिया कनाडा भेजने के लिए। हालांकि अल्टीमेटली वो सारा पैसा डूब गया और वो आजकल इन्होंने एक नया रास्ता निकाला, उसको कहते हैं डोंकी रूट से अमेरिका जाते हैं ये लोग। तो वो डोंकी रूट से अमेरिका भेजा था, वो 20 की जगह 40 लग गया और किसी तरह जान बचा के वो लड़का वापस आया। और जब वापस आया तो वो एकदम कंकाल, नर कंकाल नहीं होता, सिर्फ शरीर पे सिर्फ स्केलेटन बचा था, ठठरी। इस दशा में उनका एकमात्र बेटा वापस आया। ये लोग तर्क ये देते हैं कि नहीं साहब, पंजाब स्टेट में कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय विदेश में जाके सेटल होने का, उसके लिए हम 20, 25, 30 लाख रुपए। अच्छा, दूसरी बात, अपनी इस दुर्दशा के लिए, जबकि मैं इसको दुर्दशा नहीं मानता हूं, ये उनकी मनोदशा है, अपनी इस मनोदशा के लिए कि अपने आप को, खुद को बेहद गरीब मानना, इस दशा के लिए वो सरकार को ब्लेम करते हैं कि चूंकि हमको सरकार नौकरी नहीं दे रही, हम इसलिए वहां जा रहे हैं। तो अरे भैया, सरकार तो समाज में सिर्फ 3% लोगों को सरकार नौकरी देती है, बाकी 97% लोगों को तो रोजगार जो है वो समाज खुद देता है। समाज अपना रोजगार क्रिएट करता है। तो जिस समाज का पूरा यूथ, 100% यूथ राज्य छोड़ के, शहर छोड़ के कनाडा चला जाएगा, तो फिर रोजगार कौन क्रिएट करेगा? देन व्हाई डू यू ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर योर प्लाइट? कुछ लोगों ये तर्क दिया था कि हम तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, यहां तो हमको आतंकवादी कहा जाता, हम इसलिए जा रहे हैं। अरे यार, मैंने कहा बहाना तो कायदे का बनाओ, कम से कम अच्छे बहाने बनाना तो सीख लो। कुछ लोग कहते हैं साहब यहां तो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं मिलता, इसलिए हम कनाडा जा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे भोथरे तर्क दे रहे हैं लोग। तो साहब मैं आपको बता रहा था कि वो एक डंकी रूट बोलते हैं, डोंकी कहते हैं गधे को, खोता जो होता है ना, खोता, उन डोंकी कहते हैं। तो इन्होंने एक डोंकी रूट निकाल रखा है। मतलब वैसे रूट्स तो इनकी तो पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही इस बात पे है ना कि किस तरह विदेश
यहाँ की जमीन जायदाद हवेली बेच के कर्जा लेके चाहे जैसे कैसे मैं विदेश चला जाऊं, सारी इस समाज की पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ही इस पे हो रही है पिछले 30 साल से। तो उसमें वो नए नए तरीके निकाल रहे थे। सबसे पहले पुराना एक तरीका आया था, ब्याह करा लो, वहां की कोई लड़की है, वहां का कोई लड़का है, उससे शादी करा लो। तो ये अंधाधुंध वहां अपनी लड़कियों की शादियां करने लगे वहां के सेटल लड़कों से। तो वो साहब वो भी लॉटरी लगी 20-30 साल, उसमें भी हजारों लड़कियां बेचारी ऐसी थी कि वहां से वो लड़के आते थे, यहाँ इनके साथ हनीमून मनाते थे। और ऐसे हजारों केसेस हुए जब वहां से एक लड़का आया, उसने यहाँ पे एक इंडियन लड़की से शादी की, 1-2 महीना रहा, हनीमून मचाया और फिर वापस चला गया और फिर जिंदगी में कभी वापस नहीं आया। ऐसे हजारों केसेस आज भी पेंडिंग है। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरा एक तरीका निकाला, विजिटर्स वीजा पे जाओ वहीं रह जाओ। फिर सरकारें विजिटर्स, वहां की सरकारों ने विजिटर्स वीजा देना ही बंद कर दिया। तो फिर अब अभी लेटेस्ट जो इनका फंडा है वो स्टूडेंट वीजा वाला है कि स्टूडेंट वीजा लो और वहीं रह जाओ, वहीं से PR अप्लाई कर दो। तो अच्छा, उसके लिए स्टूडेंट वीजा के लिए आइलेट्स वाला वो 6 बैंड लेने पड़ते हैं। जब वो नहीं ले सकते तो आइलेट्स 6 बैंड वाली कुड़ी लब लो, उसको 25-30-40 लाख रुपए दे के उससे शादी कर लो। असली मैरिज नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दो, फर्जी शादी कर दो, कागजों पे कर लो। इससे पहले इन्होंने एक और तरीका निकाला था कि मान लीजिए जब एक बंदा वहां सेटल हो गया, एक बंदे में आपको ट्रू स्टोरी बताता हूं कि ये एक हस्बैंड वाइफ थे, वहां सेटल हो गए, वहां उनको जब कागज मिल गए तो उस बंदे ने अपनी वाइफ को दिया तलाक। अब वो डाइवर्सी होगी, अब उसके पास वहां पक्के पेपर थे, तो वो आई साहब इंडिया। फिर यहां पे उसने अपने देवर से कागजों में शादी की, फिर शादी करके वो वापस गई तो स्पाउस वीजा पे अपने देवर को बुला लिया। तो अब देवर आ गया, फिर उस देवर को तलाक देके वापस अपने पहले वाले पति से शादी कर ली। वाह, कितनी बड़ी सैक्रिफाइस है साहब परिवार को वहां सेटल करने के लिए। मतलब कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी मतलब सारा कुछ उसी में लगा रहे हैं कि बस किसी तरह बंदा। और यहाँ पे चले चलाए बिजनेस, शानदार खेतियां। अभी हमारे यहाँ मेरी एक परिचित महिला है, उनके साथ 25 एकड़ की शानदार खेती है। मैं आपको बताऊं, पंजाब में 25 एकड़ की खेती जो किसान करता है ना, वो एवरेज 50 से 60 हजार रुपए प्रति एकड़ का नेट प्रॉफिट निकालता है खेती से। तो 25 एकड़ की खेती, तो हमसे ऐसी बात कर रहे थे तो बोला जी 25 एकड़ की खेती है, 2-2 SUVs घर पे खड़ी है, शानदार महलनुमा कोठी है गांव में, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी साहब पति कहाँ है? ये पति तो साहब कनेडा चला गया, वहां बेचारा लेबर बन के काम कर रहा है, बीवी बच्चे यहां पड़े हैं। तो साहब ये तमाम इन्होंने रास्ते निकाल रखे हैं। ये मैं आप सोच रहे होंगे ना ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, असल में ये पंजाब के समाज के लिए तो आम बातें हैं, पर जो पंजाब से बाहर जो बाकी हिंदुस्तान है ना, मेरे जितने दर्शक बाकी शेष भारत में रहते हैं, उनको ये बातें बड़ी अजीब सी लग सकती है कि अरे यार ऐसे भी लोग होते हैं क्या, जो यहाँ पे राजा जैसी जिंदगी है जिनकी, पर वो खुद को बेहद गरीब मानते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी में यहाँ कुछ नहीं रखा, और वहां पे जाके B ग्रेड सिटीजन, C ग्रेड सिटीजन, लेबर, स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाला व्यक्ति होता है उसको स्लम ड्वेलर्स कहते हैं। स्लम ड्वेलर्स वाले स्टेटस में जाके वहां रहते हैं, इनको वहां स्लम ड्वेलर्स से ज्यादा अच्छा नहीं मानते, जो कि यहां के समाज के बहुत ही संभ्रांत सम्मानित नागरिक हैं, जो कि रईस लोग हैं। वो अपना ये स्टेटस छोड़ के विदेश में जाके इस दशा को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये शेष भारत के लिए तो ये स्टोरीज बड़ी अचंभित करने वाली होंगी। तो साहब इन्होंने एक, जो कोई भी जिसको कोई तरीका नहीं है, तो उन्होंने साहब एक नया तरीका, नया तो नहीं है, हो गया ये भी बहुत पुराना, इसको कहते हैं डोंकी रूट। डोंकी कहते हैं गधा, खोता। तो डोंकी रूट क्या है साहब कि यहां से वो अमेरिकन, जो अमेरिका के 2 महाद्वीप है ना, 2 महाद्वीप है ना, एक ऊपर वाला जिसमें अमेरिका है, कनाडा और मैक्सिको, और जो उसके नीचे एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका के ऊपरी छोर पे जो कंट्रीज हैं उसमें साहब ये इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ है, होंडुरास, ग्वाटेमाला, इसके बाद पनामा के बाद जो है
वो मैक्सिको का बॉर्डर आता है। तो सब इस रूट से कि वो जो एक्वाडोर है ना, वो वहां पे जाने के लिए वीजा नहीं लगता। तो एक्वाडोर पे चूंकि वीजा ऑन अराइवल है, तो ये यहाँ के एजेंट क्या करते हैं, इन लोगों को जो डोंकी रूट अपना के अमेरिका जाना चाहते हैं, उस डोंकी रूट वालों को पैसे लेकर पहले एक्वाडोर ले जाते हैं। एक्वाडोर से एक सब यात्रा शुरू होती है जो कि 5,000 किलोमीटर लंबी यात्रा है। उसका बहुत बड़ा एक मेजर पोर्शन तो पैदल पार किया जाता है, बाकी कुछ गाड़ियों से, कुछ नाव से, कुछ कहीं जैसा आ जाए रास्ता। तो सब वो जो डंकीज होते हैं ना, वो 5,000 किलोमीटर की एक यात्रा और 9 देशों से चोरी छुपे चोरों की तरह छुपते छुपाते वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को, लोकल माफिया को, वहाँ के लोकल एजेंट्स को पैसा दे के वो ये यात्रा करते हैं। और उस यात्रा की भयावह कहानियां, मतलब इतनी भयावह कहानियां कि आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे 1,000 कहानियां आपको यूट्यूब में मिल जाएगी डोंकी रूट की। आप इस खाली इतना लिख दीजिए कि डोंकी रूट अमेरिका, सिर्फ इतना टाइप करिए, आपको यूट्यूब पे 1,000 कहानियां खुल जाएंगी कि वो किस प्रकार से यहाँ के जो एजेंट्स हैं लोगों को धोखा दे के, बेवकूफ बना के अमेरिका जाने का सपना दिखाते हैं। फिर वो एक्वाडोर से वो उनको पैदल चलाना शुरू करते हैं और लगभग 5,053 किलोमीटर तक चलाते हुए गाड़ियों में छुपा के, टैंकर्स के अंदर, किश्तियों में, वो गाड़ियों के नीचे हिडन चैम्बर्स बने होते हैं, उनके अंदर छुपा के जंगलों, घने जंगलों के बीच उनको चलाते हुए ले जाते हैं। तो वो इस रूट पे सब एक अंत में जब ये 8 कंट्रीज पार कर लेते हैं तो अंत में पनामा नाम का एक देश आता है। वहां पे एक बड़ा जबरदस्त बहुत घना जंगल है। उस जंगल के उस पार मेक्सिको है और मेक्सिको के उस पार अमेरिका है। तो ये सारी जद्दोजहद किसी तरह मेक्सिको पहुंचने के लिए होती है। उसके बाद फिर मेक्सिको पे बॉर्डर होता है, बॉर्डर को जब क्रॉस करते हैं तो अमेरिका पहुंचते हैं। तो तब ये उन पनामा के जंगलों को जब पार करते हैं तो कहते हैं वहां पे एक स्टोर होता है, वहां ले जाके इनको खड़ा कर देते हैं। अगर मतलब अब आप लगभग 5,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल और गाड़ियों से कर चुके हैं छुप छुपा के, और अब आखिरी 100 किलोमीटर आपको उस पनामा के जंगलों से पैदल निकलना है। तो सब बोल, अगर ठीक ठाक आदमी चलने वाला हो, मजबूत हो, तो 6, 7, 8, 9 दिन में उस जंगल को पार कर लेता है। अब चूंकि न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, घने जंगल के अंदर से आपको निकलना है, तो सब ये उस एक स्टोर रूम में इनको ले जाता है कि भैया आपको यात्रा करनी है पैदल, एक पिट्ठू बैग में जो कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हो ले लो। तो एक लड़के ने जिसने वो यात्रा की थी, वो उसका एक वीडियो में देख रहा था, वो कहता है जी हमें इतना, क्योंकि अरे भाई पैदल चलना भी है तो ढोना है ना पीठ पे, तो सॉरी, तो कहते हैं हम थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके चल देते हैं और वो सामान आमतौर पे 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लोग मतलब वनस्पतियां खा के, पत्ते खा के, या सिंपल नदी का पानी पी के, जो नदी नाले न झरने अगल बगल मिलते हैं रास्ते में। और फिर उसके बाद क्या है कि वो जो व्यक्ति वो जंगल पार कराता है उसको डोंकर बोलते हैं। कहते हैं वहाँ डोंकर धोखा दे जाता है, डोंकर जो है छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। रास्ते में फिर लोकल माफिया मिलता है, लोकल जो जंगलों के जो ठेकेदार हैं वो मिलते हैं, वो उनसे पैसे ऐंठते हैं, वसूलते हैं, जो पैसे नहीं देता लूटपाट भी कर लेते हैं, मार भी देते हैं। तो वो बता रहे थे कि साहब एक लड़का ये बता रहा था कि हम एक बार ऐसे ही एक जंगल में जा रहे थे तो वहाँ हमको एक व्यक्ति मिला जो कि पंजाबी था, उसकी उम्र लगभग 45 साल थी और उससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, उसके हाथ पैर सूज चुके थे एकदम, उसकी आंखें सूज चुकी थी, मतलब वो बैठ भी नहीं पा रहा था, लेटा हुआ था। और हमने उससे बात की तो उसकी बात से हमें सिर्फ इतना मालूम चला कि ये पंजाब का है। और कहते हैं फिर हम खुद ही इतने हेल्पलेस थे कि हम उसकी क्या मदद करते। कहते हैं हम उसको छोड़ के आगे चले गए, वो मर गया होगा। और कहते हैं ऐसे उस जंगल में जाओ तो आपको सैकड़ों लोगों का सामान ऐसे बिखरा हुआ मिलता है। इसका मतलब उन जंगलों में सैकड़ों हजारों पंजाबीज बेचारे
इस तरह वो जंगल पार करते हुए अमेरिका का सपना लिए उसी जंगल में मर जाते हैं। अगर जो खुशकिस्मत होते हैं वो जंगल पार कर जाते हैं तो फिर वो मैक्सिको पहुंचते हैं। मैक्सिको में भी वहां मैक्सिको पुलिस उनको पकड़ लेती है। अगर वो मैक्सिको में भी किसी तरह पार कर गए पैसे दे दुआ के, फिर वहां पे एक मैक्सिकन बॉर्डर है उसको किसी तरह पार करते हैं, उसको पार करते हैं तो फिर अमेरिकन पुलिस उधर पकड़ लेती है, इमिग्रेशन वाले, वो वहां से वापस डिपोर्ट कर देते हैं। अगर वहां से भी बच गए तो शायद आप अमेरिका में घुस जाओ, जैसे किसी की किस्मत बहुत अच्छी है कोई नहीं पकड़ा गया तो। इतनी लंबी जर्नी में, इतनी दुश्वारियों में भी अगर कोई नहीं पकड़ा गया तो मुझे लगता है कि साहब इसमें सक्सेस रेट 1% भी नहीं होगा। अगर 100 लड़के यहां से जाते होंगे तो एक ही शायद अमेरिका पहुंच पाता होगा। तो ये है साहब इनका अमेरिकन ड्रीम, और इसी ड्रीम के पीछे ये पूरा का पूरा समाज पागल हुआ है। अच्छा, जब मेरे जैसे लोग ये कहने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोज में कि अरे भैया क्यों जा रहे हो, अच्छा आपको मालूम है ये डंकी रूट का भी टोटल खर्चा जो है ना 25, 30, 40 लाख रुपए है, और इसमें भी 100 में से 99 फेल होकर डिपोर्ट होके नरकंकाल बन के एकदम मृत मरी हुई हालत में इंडिया वापस आ जाते हैं 8-9 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में। मतलब पनामा के जंगलों में धक्के खाए मरते मरते बचे, वहां की सरकार ने फिर मैक्सिको की या अमेरिका की गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया। वापस लौट के बुद्धू घर को आ गए, 30-40 लाख रुपए खर्च हो गए। तो जब हमारे जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे भैया क्यों यार, हमारा इतना प्यारा इतना खूबसूरत देश है, यहां बिजनेस करने की इतनी इमेंस संभावनाएं हैं, यार जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हों वहां बिजनेस की कमी हो सकती है। हमारे देश में किस चीज की कमी है? ऐसी कौन सी खाने की या ऐसी कौन सी सुख सुविधा की आइटम है जो आज हमारे देश में नहीं मिलती या नहीं बनती, या जिसे हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या जिसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमारे देश की क्वालिटी किसी भी अन्य वर्ल्ड में किसी भी चीज की किसी भी सुपीरियर प्रोडक्ट से खराब हो? हमारे देश जैसा खूबसूरत मौसम, हमारे देश जैसी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता है, हमारे देश जैसा खूबसूरत कल्चर, हमारे देश जैसा खूबसूरत पारिवारिक सिस्टम, हमारा सामाजिक ताना बाना है, मतलब हिंदुस्तान से भी ज्यादा लविंग लोग, इतना प्यार करने वाला कल्चर आपको पूरे देश में कहीं मिलेगा? या ठीक है हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे मुद्दों पे हम लड़ लेंगे, बट स्टिल वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इस देश ने तो आज तक कभी किसी को दुत्कारा ही नहीं। हमारा तो कल्चर ऐसा है कि हमने तो दुनिया का कोई आ गया हमने तो ऐसे बाजू खोल के, दिल खोल के उसका स्वागत किया। तो यार इतना प्यारा देश छोड़ के आप वहां जा रहे हैं, आप इतने संपन्न होकर भी खुद को आप खुद ये मानते कि हम बहुत गरीब हैं या हम बहुत दुखी हैं। जिस देश में सारी दुनिया के लोग सुख और शांति की खोज में आते हैं, उस देश को आप ये बोल के जा रहे हो कि यहां तो कुछ है ही नहीं, ये देश तो नर्क है। उन देशों में जहां सामाजिक वैल्यूज या पारिवारिक वैल्यूज नाम की चीज ही नहीं है, उसको छोड़ के अच्छा फिर वहां जाके आप फिर बुराई करते हो कि नहीं वो तो बहुत गंदा देश है जी, हमारे तो जान को। जब ये लोग वहां जाते हैं ना ये पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए, क्या क्या झूठ बोलते हैं और देश को बदनाम करते हैं कि साहब हमारे तो वहां जान को खतरा है, वहां की गवर्नमेंट तो हमको वापस मत भेजो, वो तो हमारी गवर्नमेंट हमको जान से मार देगी। ऊपर से आप हमारे इस देश को, हमारी कल्चर को, हमारी इस गौरवशाली सभ्यता संस्कृति को वहां जाके बदनाम भी कर रहे हैं। आप वहां बोले साहब वहां तो भूखे मर रहे हैं लोग, हम वहां से भूखे मर रहे थे इसलिए आए हैं। तो भैया ये स्टोरीज मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कैसे, अच्छा मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे श्रोताओं ने, बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि अरे यार हम तो अपने बच्चों को वाकई भेजना चाहते थे वहां पे, भाई को मेरा बच्चा मुझसे बहुत दिनों से जिद कर रहा है और मैं तो मूड बना चुका था, मैंने तो आपकी वीडियो देख ली तब मेरी तो आंखें खुल गई। तो भैया
कोई ज़रूरत नहीं है किसी अपने बच्चे को अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा भेजने की। हिंदुस्तान से ज़्यादा खूबसूरत देश और इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और इससे ज़्यादा इजी लाइफ। यहाँ आप बहुत कम पैसे कमा के भी बहुत आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, बहुत सुखपूर्वक जी सकते हैं। इस तथ्य को स्वीकार कीजिए कि यहाँ की लाइफ बेहद खूबसूरत है और बेहद आसान है। यहाँ आप बहुत थोड़े से पैसों में भी बहुत प्यार से, बड़े आराम से अपने परिवार के साथ जी सकते हैं। और सिर्फ जी नहीं सकते, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए अपने सोचने का नजरिया बदलिए और अपने देश में रहिए। अपने देश की तरक्की के लिए यहां मेहनत कीजिए। जो 25, 30, 40 लाख लगा के आप कनाडा जाना चाहते हैं ना, वही मेहनत, वही पैसा, वही पूंजी, वही श्रम यहां लगाइए। आपका देश अभी भी स्वर्ग है और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब अगली वीडियो में मैं आपसे यह जिक्र करूंगा कि जो लोग वहां से जाके, चलो हमने मान लिया आप वहां चले गए, सेटल हो गए, आप वहां करोड़पति अरबपति हो गए, उसके बाद क्या होता है? अब तो फर्स्ट जनरेशन है ना, आप फर्स्ट जनरेशन जाएंगे ना, सेकेंड जनरेशन के साथ क्या होता है और थर्ड जनरेशन के साथ क्या होता है? और फिर जो थर्ड जनरेशन होती है वो भारतीय रह जाती है क्या, या वो हिंदू सिख बने रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे? इस पर भी तो विचार करो। ठीक है, आधा किलो सोने का कड़ा वो चेन पहन के घूम लोगे, एसयूवी में यहाँ घूम लोगे, उसके बाद क्या होगा वो भी तो सोचो। हमको वो भी सोचना पड़ेगा। वो सब आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।